बच्चों, let's read the question. Given below are four statements A to D with one or two blanks. Select the option which fills up the blank in two statements. सो राइट हैंड साइड पे हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं ए बी सी डी, हमें उनमें से चूज करना है. एंड लेफ्ट साइड पे हमें स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल की कॉन्सेप्ट. सो हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट इवोल्यूशन. सो देखिए, इवोल्यूशन का क्या मतलब है. इवोल्यूशन का मतलब है जब समय के साथ छोटी छोटी वेरिएशंस आती है, यानी कि स्मॉल वेरिएशंस ओवर टाइम. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो समय के साथ धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे अपने अंदर वो स्मॉल वेरिएशंस को लेकर आता है. फाइन. अब ये स्मॉल वेरिएशंस की जरूरत क्यों है? ये स्मॉल वेरिएशन की जरूरत है बेटर सर्वाइवल के लिए. अब देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहा है एंड ड्यू टू सम रीजन उसे अपना हैबिटेट चेंज करना पड़ता है. तो उस हैबिटेट को फेस करने के लिए अगर इट इज बेटर सूटेड, हाउ इज इट बेटर सूटेड? अगर वो अपने अंदर धीरे धीरे जनरेशन वाइज वो स्मॉल वेरिएशंस को इनकॉर्पोरेट करता हुआ चला. स्मॉल वेरिएशंस को हम लोग म्यूटेशन भी कह सकते हैं, राइट. उसमें धीरे धीरे म्यूटेशन हो गए तो शायद बेटर फीडिंग हैबिट्स, बेटर एनवायरनमेंट को फेस करने की टेक्निक, ये सब आएगी. सो इसीलिए वो बेटर फिट होता जाएगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए, राइट. सो इसी से उसके चांसेस बढ़ेंगे ऑफ सर्वाइवल एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इवोल्यूशन, राइट. सो इतना हमें समझ में आ गया है. अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को. पहला स्टेटमेंट कह रहा है विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक and are the result of dash evolution. So हमने किस किस को कंपेयर किया है? हमने कंपेयर किया है एक बटरफ्लाई को, जो कि क्या है, जो कि एक इंसेक्ट है. उसको हमने किससे कंपेयर किया है? उसको हमने कंपेयर किया है एक बर्ड के साथ. अब इन दोनों में एक कॉमन फीचर होता है, वो है द प्रेजेंस ऑफ विंग, राइट. दोनों में विंग्स प्रेजेंट होते हैं. बट मुझे एक बात बताइए, क्या बटरफ्लाई और बर्ड, क्या इनका कोई कॉमन एंसेस्टर है? नो. हम ये कह सकते हैं कि दे हैव नो कॉमन एंसेस्टर. इनका बहुत ही मतलब इनकी जो लीनिएज है उनमें कोई कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं. सो ये जो विंग का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये हुआ है इंडिपेंडेंटली, राइट. अब अगर कोई कॉमन एंसेस्टर होता तो हम कह देते कि यस दे वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट यहाँ पर तो इंडिपेंडेंटली हुआ है, राइट. सो इसका मतलब कि ये जो टाइप ऑफ इवोल्यूशन है ना, उसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब किसी एक ऐसी शेयर्ड एट्रीब्यूट का डेवलप होना, वो भी उन दो ऑर्गेनिज्म में जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर हो ही ना, इसे कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए था उसमें जो हमारा पहला ब्लैंक है वो क्या है? इवोल्यूशन, यानी कि वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट. सो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया. अब हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ. मिलर शोड दैट CH4H2NH3 एंड डैश व्हेन एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ फ्लास्क रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश एविडेंस. सो यहाँ हमने बात की है मिलर एक्सपेरिमेंट की. सो मिलर का एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत ही फेमस है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की, वो जानना चाहते थे अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ओरिजिन ऑफ लाइफ की. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना लैब में कुछ कंडीशंस रिक्रिएट की. वो कंडीशंस कैसे रिक्रिएट की? उन्होंने क्या किया, CH4 का यूज किया, प्लस H2 का यूज किया, प्लस NH3 का यूज किया, एंड इसके साथ उन्होंने यूज किया वाटर वेपर का. यानी कि आप इसको H2O भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे बड़ा करके लिख रहे हैं वाटर वेपर, राइट. सो उन्होंने वाटर वेपर का यूज किया. सो जो पहला ब्लैंक हमारा यहाँ पे आया वो था वाटर वेपर. उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मिलर ने ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया ताकि लाइटनिंग की कंडीशंस बने. ओके, लाइटनिंग की कंडीशंस बनने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया. ओके, और उससे रिजल्ट जो निकला वो था द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. इससे अमीनो एसिड्स बने. और अमीनो एसिड क्या होते हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. सो ये हमारे दो ब्लैंक्स हैं. दैट इज पहला वाला था वाटर वेपर और दूसरा वाला होगा अमीनो एसिड. तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ डैश ऑर्गन एंड डैश एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. सो देखिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी में अपेंडिक्स है,
वी नो कि ये आज के टाइम पे ना मतलब ये उतना फंक्शनल नहीं है. आप ये कह सकते हो दैट इट इज नॉट फंक्शनल इनसाइड आवर बॉडी. इवन आजकल अपेंडिक्स को निकाल भी दिया जाता है बॉडी से, सो इट इज नॉट एन इशू फॉर इट. ऑल्दो ये ऑर्गन एक टाइम पे काम किया करता था, बट बॉडी में अब इसका उतना कोई काम नहीं है, सो इट इज नॉट फंक्शनल इनसाइड आवर बॉडी. और ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं. वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं. सो ये हमारा पहला ब्लैंक हुआ जो हमने देखा कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ डैश ऑर्गन, सो इट इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन. ओके, एंड डैश एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. डैश एविडेंस यहाँ पे आएगा एनाटॉमिकल एविडेंस, क्योंकि हमारी बॉडी में ये एक जीता जागता सबूत है, ये एक एनाटॉमिकल सबूत है कि ये जो चीज थी, ये जो अपेंडिक्स था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो एक टाइम पे बॉडी के अंदर फंक्शनल था, बट अब वो नहीं है. सो ये इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन. कैसा इवोल्यूशन? वो भी एनाटॉमिकल एविडेंस वाला. ओके, सो ये हमारे दो ब्लैंक्स अगेन. नाउ लेट्स सी द डी ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू डार्विन, evolution took place due to dash and dash of the fittest. So D ऑप्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं अबाउट चार्ल्स डार्विन. सो डार्विन ने फिंचेस के बारे में पढ़ा था और उन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, कोई भी इंडिविजुअल है किसी भी स्पीसीज में, ओके, उनके अंदर स्मॉल वेरिएशंस देखने को मिलती है. स्मॉल वेरिएशन यानी कि इवोल्यूशन, राइट. सो आप उसको म्यूटेशंस भी कह सकते हो कि म्यूटेशन की वजह से, या आप उसको स्मॉल वेरिएशन भी कह सकते हो. दोनों कीवर्ड्स आर फाइन. ओके, सो एक बार वापस से स्टेटमेंट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू डार्विन, इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू. तो जो वजह थी वो इवोल्यूशन की, जो एक इंडिविजुअल में हमें देखने को मिलती है ओवर टाइम, वो है ड्यू टू म्यूटेशंस. उसकी बॉडी में छोटे छोटे म्यूटेशंस जो होते हैं ना, वो एक्युमुलेट होते हैं ओवर टाइम, या स्मॉल वेरिएशंस भी आप कह सकते हो. तो ये हमारा पहला ब्लैंक है. एंड डैश, एक और डैश हमने देखा था वहां पे. सो एंड डैश, जो सेकंड डैश है वो है सर्वाइवल. सर्वाइवल की एक भी ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है वो उसकी सर्वाइवल की वजह से हो रहा है. ओके, सो जो करेक्ट ब्लैंक हो गए वो हो गए म्यूटेशन या स्मॉल वेरिएशन, और दूसरा वाला है सर्वाइवल. ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं, मैच कर लेते हैं हमारे सारे ऑप्शंस को. ऑप्शन ए कह रहा है कि जो डी वाला स्टेटमेंट है उसमें पहला वाला स्मॉल वेरिएशन है और दूसरा वाला सर्वाइवल है. सो पहला वाला स्मॉल वेरिएशन कह सकते हैं और डी सर्वाइवल है. ठीक है, और फिर इन्होंने बोला कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है ए, उसका फर्स्ट ब्लैंक इज कन्वर्जेंट, सो दैट इज कन्वर्जेंट. ये भी सही है. सो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्टली डिस्क्राइब करता है हमारे करेक्ट आंसर्स को. अच्छा, अब हम एक बार बी सी डी भी देख लेते हैं. बी में ए स्टेटमेंट का फर्स्ट ब्लैंक इज कन्वर्जेंट, ये तो बिल्कुल सही है. अब अगर आप बी वाला स्टेटमेंट देखोगे, इसमें बोला है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन थोड़ी है, ये तो वाटर वेपर था ना, मिलर ने वाटर वेपर का यूज किया था, राइट. सो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए बी स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट. सी देखते हैं. सी में बोल रहा है बी स्टेटमेंट का पहला वाला वाटर वेपर है और दूसरा वाला अमीनो एसिड. सो ये तो सही है कि बी का वाटर वेपर, पहला वाटर वेपर है और दूसरा अमीनो एसिड, राइट. अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि जो सी है उसमें फर्स्ट इज रूडिमेंट्री. सी में फर्स्ट इज रूडिमेंट्री. अब देखिए वेस्टिजियल और रूडिमेंट्री में क्या फर्क है. वेस्टिजियल का मतलब होता है कि जो अपेंडिक्स है ना, वो आप काम का ही नहीं है, मतलब वो आप बॉडी से निकाल सकते हैं, एंड विच एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ अपेंडिक्स. बट अगर मैं कहती हूँ कि वेस्टिजियल रूडिमेंट्री, तो इसका मतलब कि वो हमारी बॉडी में कुछ लिमिटेड फंक्शन करता है. ठीक है, बट ये चीज गलत होगी कहना कि वो हमारी बॉडी में अभी भी फंक्शन कर रहा है. सो इसीलिए वेस्टिजियल इज अ बेटर वर्ड फॉर अपेंडिक्स. ओके, सेकेंड इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो सेकेंड दिया था एनाटॉमिकल, वो सही था. फिर डी का फर्स्ट वाला म्यूटेशन सही है, लेकिन इन्होंने इधर पे मल्टीप्लिकेशन बोल दिया. मल्टीप्लिकेशन की तो बात नहीं की थी डार्विन ने, राइट. सो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, स्मॉल वेरिएशन, सर्वाइवल. देन दूसरा वाला जो ए स्टेटमेंट है उसका है कन्वर्जेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.